नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द शक्ति अर्थात क्या और उसके भेद उपभेद में अभिधा शब्द शक्ति जो है प्रथम शब्द शक्ति उसकी भी साथ में चर्चा करेंगे। तो देखिए कि मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है और भाषा ही मनुष्य के लिए आदान प्रदान का एक विशिष्ट साधन सिद्ध हुआ है। भाषा सार्थक वाक्यों का समूह है। सार्थक वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं। सार्थक शब्द सार्थक अक्षरों का समूह है। अतः भाषा में सार्थकता ही उसका प्रधान गुण है। मनुष्य अपने नाना प्रकार के भावों को छोटे मोटे वाक्यों द्वारा अभिव्यक्त करता है। अतः किसी भी अभिव्यक्ति के लिए शब्द और अर्थ दोनों का आवश्यक है। शब्द विहीन अर्थ की और अर्थ विहीन शब्द की कोई कल्पना नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो यहाँ पर वही उक्ति सिद्ध होती है। यही कारण है कि किसी भी उक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का होना अनिवार्य है। शब्द और अर्थ का यह संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है। यह संबंध वाचक के नाम से जाना जाता है। बिना संबंध के किसी भी शब्द में अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कि साहित्य के लिए जैसे सुंदर शब्दों की आवश्यकता होती है, वैसे ही उनमें व्यक्त होने वाले सुंदर अर्थों की भी। यह अर्थ वक्ता, श्रोता, प्रसंग और प्रयोग के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। शब्द तो उसके वाहन मात्र है, अर्थ पर ही शब्द शक्तियाँ निर्भर होती है। इसी कारण काव्यों में अर्थालंकारों की प्रधानता है और प्रयोग भी अधिक होता है। इस प्रकार काव्य में अर्थ ही सब कुछ है। काव्यगत इसी अर्थ को ध्वनि करने वाली शक्तियों को हम शब्द शक्तियाँ कहते हैं। जैसे देखें कि सामान्य बातचीत में पशु पक्षी, बैल, गधा, उल्लू आदि के नाम लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य स्वभाव की व्याख्या करते समय कभी कभार उनका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उल्लू शब्द का स्वतंत्र अर्थ पक्षी है, परंतु ज़्यादातर क्या होता है कि किसी कारणवश मनुष्य से संबंधित उसका अर्थ मूर्ख लिया जाता है। इस प्रकार काव्य में अर्थ ही सब कुछ है। काव्यगत इस अर्थ की ध्वनि करने वाली शक्तियाँ शब्द शक्तियाँ कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कि शब्दकोश का बोध यानी ज्ञान से शब्द का जो अर्थ, फल या कार्य होता है उसका जो चयन और उसमें जो व्यापार की आवश्यकता होती है उसको हम शब्द की शक्ति कहते हैं। तो देखिए इसी बात को ज़्यादा स्पष्ट करते हुए लक्षणकारों अर्थात नियमों को निश्चित करने वाले आचार्यों ने 3 प्रकार के शब्द, उससे प्रकट होने वाले 3 प्रकार के अर्थ और 3 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाली 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी है। यहाँ शब्द शक्तियों के प्रायः 3 भेद किए जाते हैं। तो देखिए इसका शब्द, अर्थ और अर्थ देने वाली शक्ति जो 3 भेद है, उस भेद को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो शब्द है वाचक, उसका अर्थ होगा वाच्यार्थ और अर्थ देने वाली शक्ति होगी अभिधा। दूसरा शब्द है लक्षक, उसका अर्थ होगा लक्ष्यार्थ, उसको अर्थ देने वाली शक्ति होगी लक्षणा। तीसरा है व्यंजक, उसका अर्थ होगा व्यंग्यार्थ, उसको अर्थ देने वाली शक्ति होगी व्यंजना। तो डॉक्टर रिचर्ड ने भी 4 दृष्टिकोणों से अर्थ ग्रहण करने की चर्चा की है, जैसे अर्थ, भाव, लहजा, सूर्या, ढंग और अभिप्राय। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द की शक्तियाँ हैं, जो 3 शब्द है और उन तीनों के अर्थ से जो शब्द शक्तियाँ बनती है, तो इन्हीं तीनों को शब्द शक्तियाँ के अलग अलग विभागों में उसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली शब्द शक्ति है अभिधा, तो हम अभिधा की चर्चा करें तो शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का स्वाभाविक अर्थ ज्ञात होता है
उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ स्वाभाविक अर्थ का अभिप्राय है साधारण बोलचाल से प्राप्त होने वाला अर्थ। अभिधा द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ तथा उस शब्द को वाचक कहते हैं। सीधा स्पष्ट कथन अभिधा की विशेषता है। शब्द की जिस शक्ति से केवल साधारण प्रचलित मुख्य अर्थ या कोशगत अर्थ लिया जाए, इस अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। अर्थात जैसा बोला गया है वैसा ही पढ़ा जाए और वही उसका अर्थ ग्रहण किया जाए। शब्द की जिस शक्ति से इस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि भाषा के मूल में जो प्रचलित शब्द है और उसमें जो वस्तु, प्राणी, स्थान आदि जो नाम है, अर्थात भाषा को जो मूल शब्दकोश है वहाँ पर हमको क्या होता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पानी अर्थात एक तरल प्राकृतिक पेय पदार्थ है जो प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है, परंतु कभी कभी एक शब्द के कोश में एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में तब वाक्य के अंतर्गत अन्य शब्दों के संयोग, वार्तालाप के प्रसंग, स्थल या समय आदि से भी यह अर्थ मान लिया जाता है। ठीक है, तो यानी भले ही उसका शब्दगत अर्थ हो तरल या पेय पदार्थ, मगर देश काल, वातावरण, स्थल, प्रसंग, भाषा, लहजा, कहने का ढंग, इसके आधार पर उसी शब्द का हम अलग अर्थ भी कह सकते हैं। तो यानी उस अर्थ में परिवर्तन, स्थान के अनुसार अर्थ में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे देखिए कि यहाँ पर हम एक वाक्य कहेंगे कि मरु में जीवन दूर है। जीवन अर्थात पानी ही होता, अर्थात रेगिस्तान में या रण में पानी बहुत दूरी पर है, यहाँ जीवन का अर्थ पानी लिया जाएगा। यह अर्थ देश काल के आधार पर किया गया है। तो इसको हम कैसा साधारण जो है अभिधा कि भाई जो मरुस्थल है वहाँ पर इस प्रकार होता है। तो उदाहरण के रूप में देखिए गाय घास खा रही है, इस वाक्य में सभी वाचक शब्द है। ठीक है, गाय पशु विशेष है, घास वस्तु का नाम है, खा रही है क्रियापद है। तो यहाँ पर जो साधारण बात होती है उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखिए अभिधा के भी 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पे जो रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द यानी खंड करने पर अर्थात विभाजन करने पर जिस शब्द का अर्थ बिखर जाए उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्दों की स्थिति अखंडित रहने पर ही है। जो शब्द अपने रूढ़ अर्थ के साथ जुड़ा रहता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। कि जैसे कि लोटा, ठीक है, तो लो और टा को अलग रख दिया जाए तो उसके खंड से मूल अर्थ का कोई भी कोना स्पष्ट नहीं होता है। तो मूल अर्थ की दृष्टि से यह खंड निरर्थक है। तो देखिए यहाँ यही कहते हैं कि किसी भाषा में शब्दों की सर्वाधिक संख्या जो है वह रूढ़ शब्दों की है, और इसलिए ये जो भी है वृक्ष, लता, घोड़ा, मकान, नदी, पर्वत, तोता, कबूतर आदि जो शब्द है वह कैसे, तो वह सारे रूढ़ शब्दों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो उसके बाद देखिए कि जो दूसरा उसका विभाग है अभिधा का, उसको कहते हैं यौगिक रूढ़। तो सार्थक खंडों से युक्त शब्द से जब अर्थ निष्पन्न हो और वह अर्थ सार्थक शब्द खंडों को मिलकर तैयार होता हो तो वैसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि पाठशाला, ठीक है, पाठशाला शब्द का अर्थ क्या होगा कि जहाँ बालक पढ़ते हैं। यह अर्थ देखिए पाठशाला के खंडों में भी वर्तमान है। जैसे पाठ का अर्थ पढ़ाई से है और शाला का अर्थ घर से है। इस तरह पाठ से संबंधित गर्थ पाठशाला अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे भी जो है जो केवल प्रकृति प्रत्यय के रूप में खंड करते ही अर्थ का बोध होता है। तो उसी तरह देखिए कि एक और शब्द हम ले तो पाचक शब्द, तो इसके 2 खंड है,
पच और अक, पच का अर्थ है पकाना और अक का अर्थ है वाला, अर्थ ग्रहण हुआ जो पकाने वाला हो वह, तो यानी पाचक। तो यहाँ पर यह शब्द कैसा हुआ, यौगिक शब्द हुआ। तो उसी प्रकार दिनकर, भूपति, हलधर, यह जो सारे शब्द है वह शब्द यौगिक शब्दों के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद देखिए कि जो उसका तीसरा जो प्रकार है अभिधा शब्द शक्ति का, वह है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द यौगिक और रूढ़ और दोनों को मिलाकर होता है। इसमें सार्थक खंडों का योग होता है, परंतु सार्थक खंडों के योग से जो अर्थ निकलना चाहिए वह अर्थ न निकलकर एक रूढ़ अर्थ अर्थात परंपरा से प्रसिद्ध अर्थ ही ग्रहण होता है। अतः योग रूढ़ में यौगिक और रूढ़ दोनों का समन्वय है। उदाहरण के लिए लीजिए जलज, इसमें जल और ज दो खंड का योग है। जल का अर्थ है पानी और ज का अर्थ है उत्पन्न, तो दोनों मिलकर अर्थ हुआ है पानी से उत्पन्न। पानी से उत्पन्न किसी भी व्यक्ति को हम जलज कहना चाहिए, परंतु संवार, घोघा तथा मछली आदि को हम जलज की संज्ञा नहीं देते। इसलिए जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ है, इसलिए जलज शब्द का अर्थ ही कमल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो कोई यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो उसको, जैसे जलज को हम पंकज भी कहते हैं। पंकज यानी कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ है, पंकज यानी कीचड़ में पैदा हुआ, यानी कौन, कमल। कीचड़ में देखिए बहुत सारी वनस्पतियाँ या कुछ जीव जंतु भी होते हैं, मगर वह किसके लिए, तो कमल के लिए वह योग रूढ़ हो गया है। ऐसी तरह सुरालय, गणनायक आदि जो शब्द है, यह शब्द जो है वह क्या करते हैं, तो उसमें जो अर्थ होता है उन अर्थों को वह हमारे सामने रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग रूप में जो शब्द शक्तियाँ हमारे सामने आती है उनका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, उनसे हमारे शक्तियों को शक्ति मिलती है। अब देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो अभिधा शब्द शक्ति है उसको जानने के लिए उसके संकेत या अर्थ को ग्रहण करने के लिए 8 आधार होते हैं। व्याकरण, उपमान, कोश, व्यवहार, आपतवाक्य, प्रसिद्ध पद के का सानिध्य, वाक्य शेष और विवृति। इस प्रकार इस 8 प्रकारों से हम जो शब्द शक्ति है या जो अभिधा शब्द शक्ति है उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार शब्द के जो अर्थ है उसका जो शक्ति है उसको सार्थक शब्द में ही शक्ति होती है, अगर निरर्थक है तो उसमें कोई शक्ति विद्यमान होती नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति किसे कहते हैं और जो प्रथम शब्द शक्ति है अभिधा, उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति की चर्चा करेंगे। शुक्रिया।